हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे और प्रश्नावली 7.2 आज पढ़ाना था। त्रिभुज ये चैप्टर का नाम है। यहाँ पे हम समरूप त्रिभुजों के बारे में बात करते हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो वो कुछ इस प्रकार, उनकी साइज़ जो होंगे वो अलग अलग होंगे लेकिन उनका रूप समान होगा, ये समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और अगर ये समरूप हैं, उनको इस प्रकार से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR लिखा जाता है। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी कुछ चीज़ें बराबर होती हैं। क्या क्या बराबर होती हैं? उनके संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे A वाला जो कोण है वो P वाले कोण के बराबर होगा। यहाँ चित्र में ज़्यादा समझने के बजाय अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके ज़रिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती है। A के बराबर B रहेगा, B के बराबर Q रहेगा, C के बराबर R रहेगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये बराबर रहेंगे। साथ ही साथ इनके भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे। भुजाओं का अनुपात भी अगर आप इनको देख करके लेंगे तो ज़्यादा आसानी से मिलेगा। इनको देख करके लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इधर देखते हैं क्या है कि AB अपॉन PQ, यहाँ से हमको आगे वाला दोनों लिया, पीछे वाला दोनों, मतलब इसका दोनों, PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR। अगर आप ऐसे लेते हैं तो भुजाओं का अनुपात एकदम परफेक्टली मिलता है और आंसर आपका एकदम करेक्ट होता है। तो इस प्रश्नावली में हमें जानना क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। और अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके सभी भुजाएं बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और सभी कोण बराबर होते हैं। लेकिन अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उन्हें समरूप सिद्ध भी करना होता है, एक प्रकार का काम होता है। तो जो भी समरूप त्रिभुज होते हैं उसमें टोटल 6 चीज़ें, भुजाओं का अनुपात 3 और सभी कोण 3, ऐसे करके 6 चीज़ें होती हैं जो बराबर होती है। अगर हम इनमें से केवल 3 ही बराबर कर लेते हैं, 3 अगर बराबर कर लेते हैं उनका, या फिर भुजाओं का अनुपात अगर बराबर मतलब दिखा लेते हैं, 3 चीज़ों के बराबर हम कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है। उन्हीं के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं कसौटियाँ जिसके तहत हम इनको समरूप कर सकते हैं और इस प्रश्नावली में उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। दोस्तों, समरूपता कसौटियाँ टोटल 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है कोण 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 समरूपता, ये मतलब कोण, एंगल। अगर दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। और इसी से बना हुआ है AA समरूपता, जिसके तहत अगर आपके किसी त्रिभुज के 2 कोण अगर आप बराबर कर लेते हैं, मान लीजिए कि अगर ये वाला कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज में तीनों कोणों के योगफल 180 अंश होता है। अगर मान लेते हैं ये 100 है, ये 100 है, ये 50 है और ये भी 50 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप तीसरा का कोण निकालेंगे तो 30 ही मिलेगा, और यहाँ पे भी निकालेंगे तब पर भी ये 30 मिलेगा। तो तीसरा कोण खुद ब खुद बराबर हो जाता है अगर दो कोण बराबर है। तो इस वजह से AA समरूपता आई है। कई बार ऐसे आपको सवाल मिलेंगे जिसमें 2 ही कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण खुद ब खुद बराबर हो जाता है। उसको हमको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें AA समरूपता लगा देनी है, क्योंकि AA समरूपता का यही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी भी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण खुद ब खुद बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। SSS समरूपता यानी कि तीनों भुजाओं का अनुपात यहाँ पे बराबर, भुजाएं बराबर होंगी तो सर्वांग सम हो जाएगा। यहाँ पे भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तीनों भुजाओं का अगर अनुपात, आपको जैसे हमने पहले लिखा था, अगर अनुपात बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज हो जाते हैं समरूप। और तीसरा है SAS समरूपता, यानी दो भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और उनके बीच बनने वाला जो कोण होता है वो बराबर हो जाए, तो SAS समरूपता के तहत आपका त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यही टोटल 3 कसौटियाँ होती हैं जिनका प्रयोग हमको करना है इस प्रश्नावली में प्रश्नों को हल करते वक्त। चलिए कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि कोण MLN का मान ज्ञात कीजिए और ये दोनों आकृतियाँ बनाएंगे। आकृतियों में अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे ये समरूप हैं। किस आधार पे समरूप है? पहले समरूप कर लेते हैं भाई। आओ देखो, ये 44 दिखाई दे रहा है, 11 से कटता है, 11 चौक 44 हो रहा है, तो यानी हम इन भुजाओं का अनुपात निकाल सकते हैं। हमको मिल जा रहा है AB अपॉन NL,
एल मिल जा रहा है 4.4/11। यहाँ से 0.0 बढ़ा 11 दहम्मा होता है, 11 चौक 44 होता है, 4/10 हो रहा है, या फिर हम 2/5 भी कह सकते हैं, या भुजाओं का अनुपात 2/5 मिल जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे BC जो 4 है, BC अगर हम 4 को 9 के साथ लेंगे तो 4/9 तो कोई अनुपात बन नहीं रहा है, लेकिन अगर हम 10 के साथ लेना चाहें तो कुछ हो सकता है। यानी कि हम BC बटे यहाँ पे ले सकते हैं NM ले सकते हैं। BC बराबर 4 है, NM 10 है। यहाँ पे काटेंगे तो 2/5 मिल जाएगा। फिर से ऑब्वियस सी बात है, वही आ गया फिर से। और अब अगर AC, अब लास्ट वाला भाई क्या है, AC बचा है, या फिर हम CA कह सकते हैं, CA कहते ज़्यादा बेहतर रहता है। CA का इसके साथ लेंगे, हमने पहले LN लिया तो इसको LN लिखना थोड़ा सा ज़रूरी है। आप इसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे तो आपके त्रिभुज की समरूपता क्या है, एकदम परफेक्टली बैठेगी। AB, ठीक है, AB लिया, फिर BC लिया, तो LN लिया, फिर NM लिया। अब क्या ले रहे हैं, CA ले रहे हैं, तो ML ले रहे हैं, तो ML हमने ले लिया। ये थोड़ा सा सीक्वेंस का ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि यही सब इस समरूपता में बस ये सीक्वेंस ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके अलावा कुछ भी है यहाँ पे, कुछ ख़ास नहीं है, कुछ इतना बड़ा बात नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप ना कर सके। तो देखते हैं सीक्वेंस, आप ध्यान देंगे। हमने लिया CA और फिर लिया ML, तो यहाँ पे CA 3.6 है और ML अपना 9 है। दशमलव हटाएंगे, 0 का बढ़ाएंगे, 9 तो हम 90 होता है, 9 चौक 36 होता है, और ये 4/10 का मतलब 2/5 हो रहा है। अगर हम देखें, हम कहें कि हमें मिल रहा है AB/LN बराबर BC/NM बराबर CA/ML। ये सीक्वेंस का ध्यान देना ज़रूरी। A के बाद B आया, B के बाद C है, C के बाद मतलब CC, फिर A आया, तो ABC, यहाँ पे हमारा त्रिभुज कौन सा समरूप हो रहा है, त्रिभुज ABC ये समरूप हो रहा है किस त्रिभुज के, LMN मतलब LNM के। LN आया, फिर M आया। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें होती हैं। ये हो गई बातें, समरूप हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमको निकालना कौन सा कोण है, हमको कोण निकालना है L, ये वाला कोण। अब L वाला किसके बराबर है, यहाँ से देखेंगे A के बराबर है। यहाँ से देखेंगे तो आपको उत्तर नहीं मिल पाएगा, यहाँ से आपको देखना है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। यहाँ से देखा वो A के बराबर है, और A के बराबर यहाँ पे कौन है, कोई नहीं दिखाई दे रहा। A का मान हम पहले निकाल लेंगे, तो हम कहेंगे त्रिभुज ABC में कोण A बराबर जो हो जाएगा वो 180 माइनस इन दोनों का योगफल, 70 और 50 को जोड़ देंगे, 70 प्लस 50, तो 70-50 का योगफल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 180 माइनस 120, और एक घटाने के बाद कितना मिल गया, 60। जितना आपको मिला है A का मान उतना ही होगा L का मान, तो इसके बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सो दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कहा गया है त्रिभुज ABC हमारे पास है, ABC बराबर हमको 90 अंश दिया है, यहाँ पे 90 दिया गया है, और BD लंब AC दिया है, ये लंब इस पर 90 अंश का कोण बना है, दोनों तरफ 90 बनेगा। AB बराबर आपको दिया गया है 5.7, BD बराबर आपको दिया गया है 3.8, CD बराबर आपको दिया है 5.4। आपसे पूछ रहा है BC का मान, ये जो BC आपको दिखाई दे रहा है इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो इस BC का मान निकालने के लिए हमको पहले बात तो दो त्रिभुजों को समरूप करना होगा। तो चलिए समरूप करते हैं किन्हीं दो त्रिभुजों को। कहाँ पे मिल जाएगा BC मिल जाएगा हमको इस नीचे वाले त्रिभुज में और इस बड़े वाले त्रिभुज में। तो हमको इन्हीं दोनों को करना है समरूप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नाम लिखते हैं त्रिभुज ABC तथा कौन सा त्रिभुज इसके साथ समरूप हो सकता है, ABC में। देखो भाई C, देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज में C और इस बड़े वाले त्रिभुज में C बराबर है। ABC में 90 है B पर, और यहाँ पे BDC में D पर 90 है। तो इसका नाम हमको याद रखना है कि C के बराबर, बड़े वाले त्रिभुज C के बराबर कौन सा कोण छोटे वाले में हो रहा है, C बराबर हो रहा है। तो इस त्रिभुज का नाम हम C लिख रहे हैं।
और बड़े वाले त्रिभुज में बी पे 90 है, छोटे वाले त्रिभुज में डी पे 90 है, तो बी पे 90 के सामने डी वाला 90 रख रहे हैं। और इस त्रिभुज में कौन बाकी बच गया? बी बच गया है, बी। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये थोड़ी सीखने वाली बात है, धीरे धीरे आपको समझ में आ ही जाएगी अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है, समझा है तो। अब बातें कर लेते हैं कि हमने इन दोनों त्रिभुजों का नाम लिखा, हम लिखेंगे में कौन कौन बराबर है। कोण ए बी सी, इसके साथ है कोण ए बी सी बराबर है इस वाले त्रिभुज के बी डी सी के, कोण बी डी सी के बराबर है। हमको यहाँ पे प्रत्येक 90 अंश लिखना है क्योंकि ये सभी 90 अंश के हैं। और सी पर दोनों बराबर है, कोण सी बराबर कोण सी है, इसको हमें उभयनिष्ठ लिखना है। उभयनिष्ठ लिखने के बाद जब ये उभयनिष्ठ हो गए, दो कोण हमको बराबर मिले, तीसरे कोण को बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे ए समरूपता से, समरूपता से दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमको समरूपता करनी थी, यहाँ पे सीक्वेंस जिस बात का ध्यान देना था वो हमने ऊपर लिखते वक्त बहुत अच्छे से लिखा था, ध्यान दिया था। अब दोबारा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। बाकी बात हो गई, समरूप हो गए हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत बराबर हो गए। ऐसा आप लिखने के बाद इनके भुजाओं का अनुपात निकाल लेंगे। ए बी बटे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? बी डी बराबर बी सी बटे यहाँ पे मिल जाएगा डी सी और बराबर ए सी बटे हो जाता है बी सी। ध्यान से देखेंगे, ए सी बटे बी सी, ऐसा हमने यहाँ पे लिखा है। अब हमको सभी भुजाओं का मान, यहाँ पे सब कुछ बराबर नहीं करना है, हमें केवल दो चीज़ें लेकर चलनी है, या तो इनको इनको या इनको इनको या इनको इनको, मतलब दो ही चीज़ों लेकर चलनी है। लेकिन हमने सभी का नाम इसलिए लिखा है ताकि हमें पता रहे, मतलब हम ये देख सके कि कौन सा हमको लेकर के चलना है। फ़िलहाल हमको देखिए, वहाँ पे हमको ए बी के बारे में पता है, तो ए बी के बारे में हमको पता है, हमको ए बी लेकर चलना है, ए बी से काम चलेगा। बी डी के बारे में पता है, हमको बी डी भी लेकर चलना है। और बी सी हमको निकालना है, क्या हमको सी डी पता है? सी डी हमको पता है, बराबर बी सी बटे हमको सी डी लेकर चलना है। ए सी का मान हमको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिया है, तो ए सी को हमको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ए बी का मान हम रख लेते हैं, ए बी का मान 5.7 रख दिया। बी डी का मान हमको यहाँ पे मिल गया था 3.8, वो रख लिया, बराबर बी सी का मान हमको निकालना था, बी सी हमें ऐसे रहने देंगे। सी डी का मान हमको 5.4 मिला था, वो हमने रख लिया, दशमलव यहाँ से हटा दिया, एक एक अंक था, दशमलव हटा दिया। अब इसका ऊपर नीचे ऊपर गुणा करा देंगे और हल करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे कर लेते हैं, बी सी बराबर 57 गुणते 5.4 बटे 38 हो जाएगा। और इनको हमको काटना है, तो काटते हैं, किससे कटेगा? ये 2 से तो कट रहा है, ये 19 दूना 38 होता है, 19 2 से ये कट रहा है, 2 दूनी है 4, 2 सत्ते 14, 19 दूना 38, 19 तिया 57 होता है 3, और 27 तिया 81 होता है, और 8.1। बी सी बराबर क्या मिल गया? 8.1 सेंटीमीटर मिल गया। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि कोण बी ए सी या 90 अंश, यहाँ पे 90 अंश है, साथ में ए डी लंब है बी सी पर, सिद्ध करना है ए डी स्क्वायर इजकल टू बी डी इंटू डी सी। कैसे करना है, आइए ध्यान से देखते हैं, बात को समझने की कोशिश करते हैं। भाई, बात यूँ हो रही है, यहाँ पे समरूपता हमको सिद्ध करनी होगी। छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा, ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। बड़े वाले त्रिभुज में आपको तो मिल नहीं पाता है कि एडी की वहाँ पे कोई भुजा हो, तो हमको इस छोटे वाले त्रिभुज और इस छोटे वाले त्रिभुज को समरूप करना होगा। कैसे, आइए चलिए देखते हैं। भाई, बात कर लेंगे पहले बात तो इस त्रिभुज की, त्रिभुज ए बी सी ही लिख लेते हैं, तथा त्रिभुज यहाँ पे इस त्रिभुज में ए बी सी हमने लिया है, और इस त्रिभुज में हमको लेना है यहाँ पे बी। तो बी, देखिए बी कॉमन है, तो हमको बी बीच में हमने रखा, तो यहाँ पे बी हम बीच में रखते हैं। साथ में इसमें कौन कोण बराबर हो रहा है? 90 डी पे मिल रहा है, और 90 यहाँ पे ए पे मिल रहा है, ए पे, यानी हमें यहाँ पे डी लगना है, और इसमें क्या हो जाएगा? फिर ए हो जाएगा। ये थोड़ा सा ऊट पटांग वाला काम हम भले ही कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि हम यहाँ पे कैसे करते हैं। भाई, त्रिभुज ए बी सी हमने लिखा,
ए बी सी के साथ समरूप करना इस छोटे वाले त्रिभुज को, इस छोटे वाले त्रिभुज में बड़े वाले त्रिभुज के साथ में क्या समानता दिखाई दे रही है, कौन सा बराबर दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने लिखा कि बी कॉमन है बड़े वाले त्रिभुज में भी छोटे वाले त्रिभुज में भी, तो बी हमने बीच में रखा था, बी हमने बीच में रख दिया। ए पे 90 बना था यहाँ पे, और इस छोटे वाले त्रिभुज में डी पे 90 बन रहा है, तो ए हमने आगे लिखा था, डी को हमने आगे लिख दिया। और इस त्रिभुज में छोटे वाले में खाली ए बचता है, डी भी लिख लिया, बी भी लिख लिया, ए बचता है, इसलिए लास्ट में हमने ए रखा दिया। अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, हमको यहाँ पे लिखना है में, इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन से बराबर हैं। हमको मिल गए हैं कोण बी बराबर कोण बी, हमको उभयनिष्ठ लिखना होगा। साथ में लिखना होगा कोण बी ए सी बराबर कोण ए डी बी। ओके, ए डी बी, ए डी बी दोनों त्रिभुज हो जाते हैं समरूप त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी बी ए। ये समीकरण नंबर 1 बना के रखेंगे, क्योंकि अभी हमको इस छोटे वाले त्रिभुज और इस छोटे वाले त्रिभुज को समरूप करना है। तो अभी हमने बस इसको ऐसे बना के रखा है। अब इस छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी तथा, अब इस छोटे वाले त्रिभुज के बारे में बात करनी है तो कैसे करेंगे। इस छोटे वाले त्रिभुज में बड़े वाले त्रिभुज के समान है सी, तो हम लास्ट में रखेंगे सी, क्योंकि लास्ट में रखा है सी को हमने। और ए 90 बना रहा है, इसमें भी डी 90 बना रहा है, तो ए को हमने आगे रखा है, तो डी को भी यहाँ पे आगे रखेंगे ताकि वो 90 बनाने वाला बराबर हो जाए। और इस त्रिभुज में देखिए डी लिख लिया, सी लिख लिया, ए हमने नहीं लिखा, ए हम यहाँ पे डाल देते हैं। हो गया। इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन बराबर है, कोण सी बराबर कोण सी है, उभयनिष्ठ है। और कोण इसमें ए बी ए सी बराबर है कोण यहाँ वाला डी के ए डी सी के। हालांकि यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे भी हमने इस सीक्वेंस का ध्यान नहीं दिया था, इसको भी ध्यान से लिखना चाहिए था, पर काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप काम चलाव नहीं करना चाहते हैं तो इसको एकदम अच्छे से करते हैं। क्या करते हैं कि यहीं से देख करके लिख लेते हैं। बी ए सी लिखा है तो बी डी ए लिखना चाहिए, तो इस कोण का नाम बी डी ए होना चाहिए। बी डी ए परफेक्टली मैच करेगा। और यहाँ पे हमने बी ए सी लिखा है, बी ए सी लिखा है तो ए डी सी होना चाहिए, ए डी सी, ये परफेक्टली मिल रहा है। ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे नाम बस लिखने की बात की गई थी। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज हो गए समरूप, त्रिभुज ए बी सी ये समरूप हो गया त्रिभुज डी ए सी के, इसको समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। और समीकरण नंबर 1 और 2 से हमको क्या मिल जाएगा, ये दोनों हिस्से समरूप है, मतलब बराबर है, तो ये दोनों भी समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से ये दोनों हो जाएंगे समरूप त्रिभुज डी बी ए समरूप त्रिभुज डी ए सी। जब ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो समरूप त्रिभुजों के संगत क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। अब इनके जो संगत हैं हम यहाँ पे लिख रहे हैं बराबर हैं। क्या, हमको सबसे पहले बात तो मिल जाता है डी बी बराबर डी ए बटे डी ए बराबर हो जाएगा बी ए बटे ए सी बराबर हो जाएगा डी ए, ठीक है, डी ए बटे डी सी, ऐसा कुछ हमको मिल चुका है। अब हमको क्या चाहिए, ए डी चाहिए। ए डी हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये डी ए जो दिखाई दे रहा है और ये जो डी ए दिखाई दे रहा है, यही हमारा ए डी है। यानी हमको इन्हीं दोनों से काम है, बाकियों को कोई काम नहीं है, इसका बीच वाले हिस्से को छोड़ देना है। तो हम यहाँ पे डी बी लिखते हैं, डी बी या फिर हम बी डी लिख सकते हैं। एक बार लिख लेते हैं, डी बी अपॉन डी ए बराबर डी ए अपॉन डी सी। अब एक बात याद रखेंगे, ये डी बी या फिर बी डी कहने में कोई हर्ज नहीं है, हम इसको उलट के लिख सकते हैं। बी डी अपॉन ए डी कर सकते हैं, बराबर इसको ए डी अपॉन सी डी कह सकते हैं। तिरछा गुणा कराएंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे, तो हमको मिल जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, जो हमको चाहिए था। ये परफेक्टली मिल रहा है, यहाँ पर ये काम सिद्ध होता है, बात ख़त्म होती है। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को भी यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम इसके पार्ट 2 को भी लाएंगे। लेकिन हमने जहाँ तक प्रयास किया है कि पूरी तरीके से बात को समझा दिया। अगर आप किसी विशेष क्वेश्चन के बारे में हल चाहते हैं
तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।